हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने शिक्षा पोर्टल यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है, हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी से संबंधित सिलेबस आपको यहाँ पे करवा रहे हैं। पूरी डिटेल्ड क्लासें हैं। पहले हमने बात की थी क्वेश्चन आंसर को लेकर, जो प्रश्न उत्तरी सीरीज हमने चलाई थी, उसके बाद डिटेल्ड क्लासें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, जिसमें देखो अपन ने जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी का ये लास्ट टॉपिक है। एक या दो वीडियो में ये खत्म हो जाएगा। तो जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी अपन कवर कर चुके हैं। उसके बाद अपन ओशिनोलॉजी और फिर ह्यूमन ज्योग्राफी को कवर करेंगे। ये सारे टॉपिक आपको आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जीआरएफ में भी उपयोगी हैं। और जैसे आप कोई भी पीजीटी देना चाह रहे हो, ज्योग्राफी से कोई पीजीटी एग्जाम दे रहे हो, जैसे कि डीएसएसपी पीजीटी दे रहे हो, ईएमआरएस पीजीटी दे रहे हो, एनवीएस केवीएस पीजीटी दे रहे हो, तो उनमें ये टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे आपके साथी हों जो इन की तैयारी कर रहे हैं उन परीक्षाओं की, तो उनके लिए आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरी क्लास है और पूरा सिलेबस कंप्लीट कवर करवाया जा रहा है। और जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये अच्छी बात ही है कि पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब के थ्रू करवाया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और दोस्तों को बताएं। और नए जो व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट शेयर भी करते रहें। बात करते हैं, आज अपन टॉपिक लेंगे आप विश्व का जलवायु वर्गीकरण। विश्व का जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे कोपेन और थार्नथवेट के अनुसार। जैसे कि आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में सीधा टॉपिक है कोपेन और थार्नथवेट के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण। तो पहले अपन जलवायु की बात करेंगे, जलवायु क्या होती है, फिर बात करेंगे कोपेन और थार्नथवेट के वर्गीकरण, इन्होंने कैसे कैसे किन किन आधारों पे अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। फिर इसके साथ अपन एक विश्व का सामान्य वर्गीकरण भी देखेंगे। तो लेते हैं जलवायु, विश्व का जलवायु वर्गीकरण। विश्व का जलवायु वर्गीकरण। तो देखो जलवायु क्या होती है। पहला तो है, देखो दो चीज होती हैं, मौसम और जलवायु। देखो जो वायुमंडलीय दशा हैं वो निश्चित समय के लिए होती हैं। जो यदि वायुमंडलीय दशाएं कम समय के लिए हों या कम समय को प्रभावित कर रही हों, जैसे मौसम तो क्या है, आपने सुना होगा कि सुबह कुछ मौसम है, शाम को कुछ मौसम है। तो जो वायुमंडलीय दशा हैं, ताप दाब वर्षा आदि हैं, ये मौसमी दशाएं हैं। ये थोड़े समय में परिवर्तित हो जाएं, ये दशाएं थोड़े समय में परिवर्तित हो जाएं तो इनको कहेंगे अपन मौसम। और यदि यही दशाएं लंबे समय में तक प्रभावी रहें, जैसे कि 30 से 32 साल हम इनको लेते हैं, 30 से 32 साल तक यदि वायुमंडलीय दशाएं एक जैसी हैं, उसको अपन कहेंगे जलवायु, और एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर रही हों। तो देखते हैं परिभाषा में। अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएं, अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएं मौसम कहलाती हैं। जबकि दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं जलवायु कहलाती हैं। और यदि जलवायु की दशाओं की अपन बात करें तो ये अपन 30 से 32 वर्ष की वायुमंडलीय दशाओं की इसमें बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि बात करें तो सबसे पहले वर्गीकरण केंडाल महोदय ने दिया था 1874 में। केंडाल महोदय ने वर्गीकरण दिया और इस केंडाल महोदय के वर्गीकरण के बाद ही कोपेन महोदय ने अपना वर्गीकरण दिया था।
तो जलवायु वर्गीकरण की अपन बात कर रहे हैं, तो जलवायु वर्गीकरण के कुछ उपागम होते हैं। जलवायु वर्गीकरण के उपागम। और जलवायु वर्गीकरण के उपागमों में अपन 3 उपागमों की बात करते हैं। पहला है आनुभविक उपागम, दूसरा है जननिक उपागम, तीसरा है परिमाणात्मक उपागम। यानी 3 उपागमों के आधार पर अपन ने विश्व का वर्गीकरण किया है और कई विद्वानों ने इनके आधार पर किया है वर्गीकरण। देखो आनुभविक उपागम तो क्या होता है, आनुभविक उपागम में किसी जलवायु के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, किसी जलवायु के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए जब वर्गीकरण किया जाता है उसे कहते हैं आनुभविक उपागम। किसी जलवायु के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए अनुभव के आधार पर, ठीक है, प्रभावों को ध्यान में रखते हुए अनुभव के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है वो होता है आनुभविक वर्गीकरण, ठीक है। और दूसरा है जननिक, किसी जलवायु की उत्पत्ति के कारकों का अध्ययन, किसी जलवायु की उत्पत्ति के कारकों के अध्ययन के आधार पर जब वर्गीकरण किया जाता है, यानी कि उस जलवायु की उत्पत्ति किन किन कारकों से हुई है उन कारकों के आधार पर जब वर्गीकरण किया जाता है तो वो कहलाता है जननिक वर्गीकरण, यानी उत्पत्ति के आधार पे। तीसरा है परिमाणात्मक, किसी जलवायु की वायुमंडलीय दशाओं जैसे तापमान, वर्षा, दाब आदि, तापमान, वर्षा, दाब आदि, इनके संख्यात्मक आंकड़ों का यदि उपयोग किया जाता है वर्गीकरण में, वायुमंडलीय दशाओं, वायुदाब, वर्षा और दाब या तापमान जो भी है वायुमंडलीय दशाएं हैं उनके संख्यात्मक आंकड़ों का अध्ययन यदि वर्गीकरण में किया जाता है तो वो कहलाता है परिमाणात्मक उपागम, ठीक है। 3 प्रकार के उपागम की अपन ने बात की है, आनुभविक उपागम, जननिक उपागम और परिमाणात्मक उपागम। तो जननिक उपागम के आधार पर तो अध्ययन किया है ट्रिवार्था ने, और आनुभविक और परिमाणात्मक की यदि बात करें इन दोनों को ध्यान रखते हुए अध्ययन किया था, आनुभविक और परिमाणात्मक, इसके आधार पर अध्ययन किया है आपके कोपेन और थार्नथ्वेट ने। ठीक है, ये 3 उपागम है, तीनों उपागम आपको समझ आए होंगे। आनुभविक उपागम यानी कि एक बार दोबारा बता देता हूं, अनुभविक उपागम क्या होते हैं, किसी जलवायु के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए अनुभव के आधार पर जब वर्गीकरण किया जाता है उसे अनुभविक उपागम कहते हैं। जननिक उपागम की यदि बात करें, किसी जलवायु के उत्पत्ति के कारकों के आधार पर जब वर्गीकरण किया जाता है तो उसे जननिक उपागम कहते हैं। और यदि परिमाणात्मक उपागम की बात करें तो इसमें क्या है कि वायुमंडलीय दशाओं के तापमान, दाब, वर्षा आदि के संख्यात्मक आंकड़ों के आधार पर जब वर्गीकरण किया जाता है तो उसे कहते हैं परिमाणात्मक उपागम, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यूनानी विद्वानों ने, जो सबसे पहले वर्गीकरण हुआ था जलवायु का विश्व का, यूनानी विद्वानों ने एक वर्गीकरण दिया था, उसमें उन्होंने विश्व को यानी कि पृथ्वी को 5 जलवायु खंडों में बांटा था। वो 5 जलवायु खंड कौन कौन से एक बार वो देख लेते हैं। यूनानी विद्वानों ने पृथ्वी को 5 जलवायु खंडों में बांटा। पृथ्वी को 5 जलवायु खंडों में बांटा।
ठीक है, ये है आपकी विषुवत रेखा, ये है आपके ध्रुव नॉर्थ और साउथ। इस तरीके से। और जो बीच वाला क्षेत्र है इसको उन्होंने कहा था उष्ण जलवायु। ठीक है, ये है शीतोष्ण जलवायु। ये भी है आपकी शीतोष्ण जलवायु। और जो ध्रुवों पर है आपकी ये है शीत जलवायु, शीत जलवायु। यानी कि इस तरीके से शीतोष्ण को अपन उपोष्ण भी कह सकते हैं। यूनानी विद्वानों ने ये वर्गीकरण दिए थे जिसमें 5 जलवायु खंडों में बांटा था पृथ्वी को। ये बीच वाला क्षेत्र उष्ण जलवायु है क्योंकि यहाँ पे वर्ष भर सूर्य का प्रकाश या सूर्य की तरंग किरणें सीधी पड़ती हैं तो अधिक तापमान प्राप्त होता है, इसलिए इस क्षेत्रों में उष्ण जलवायु पाई जाती है। और जो ऊपरी ध्रुवीय क्षेत्र हैं वहाँ पे सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती हैं और तिरछी पड़ने के कारण यहाँ पे तापमान कम पाया जाता है और बर्फ अधिक जमी रहती है, इसके कारण यहाँ पे शीत जलवायु पाई जाती है। और शीत जलवायु और उष्ण जलवायु के बीच वाले क्षेत्र को इन्होंने शीतोष्ण जलवायु का नाम दिया, दोनों के बीच का। जैसे कि शीत जलवायु और उष्ण जलवायु, इन दोनों के बीच में हो गया शीतोष्ण क्षेत्र। तो इस प्रकार से यूनानी विद्वानों ने 5 जलवायु खंडों में बांटा था किसको, पृथ्वी को। अब बात करेंगे कोपेन की। कोपेन का वर्गीकरण। देखो, कोपेन ने जो अपना वर्गीकरण दिया था सबसे पहले 1900 में दिया था। कोपेन ने अपना वर्गीकरण सबसे पहले 1900 में दिया था और उसका आधार था कैंडोल का वर्गीकरण। तो कैंडोल का आधार इसका था 1874 के कैंडल वर्गीकरण के आधार पर। दिया था। और इस कैंडल का जो वर्गीकरण है इसका आधार था वनस्पति। वनस्पति के आधार पर ही कैंडल ने वर्गीकरण दिया था और कैंडल के आधार वर्गीकरण के आधार पे ही कोपेन ने अपना वर्गीकरण दिया था। कैंडल ने अपना वर्गीकरण 1874 में दिया था, आधार था वनस्पति। और कोपेन ने अपना वर्गीकरण कोपेन ने अपना वर्गीकरण 1900 में दिया। और आधार था, जब कैंडल का वर्गीकरण ही आधार है तो आधार भी इसका वनस्पति था। आधार वनस्पति। ठीक है, 1900 में वर्गीकरण दिया। इसके बाद फिर इसने संशोधन किए। तो इसने संशोधन की यदि बात करें तो संशोधन सबसे पहले इसने संशोधन किया था 1918 में। ठीक है, 1918 के बाद दूसरा जो संशोधन किया था वो किया था 1931 में। 1931 के बाद जो संशोधन किया था वो किया था 1933 में। ये 1933 वाला जो संशोधन था वो कोपेन का अंतिम संशोधन था। कोपेन के द्वारा किया गया अंतिम संशोधन। द्वारा अंतिम संशोधन।
ठीक है। और इसमें इसके आधार थे 1933 में इसने आधार, पहले तो वनस्पति, फिर इसने तापमान और वर्षा को भी इसका जलवायु के वर्गीकरण का आधार माना। तो इसने अंतिम संशोधन में आधार, तापमान व वर्षा, पहले आधार क्या था, पहले वर्गीकरण में वनस्पति थी, फिर बाद में जो संशोधन किए इसमें इसने फिर तापमान और वर्षा को भी इसका आधार माना जलवायु के वर्गीकरण का। फिर इसके बाद अंतिम संशोधन 1953 में, देखो वर्गीकरण केंडाल का ही है, लेकिन केंडाल का जो अंतिम संशोधन था वो 1933 में था, लेकिन केंडाल के संशोधन में अंतिम, केंडाल के वर्गीकरण में अंतिम संशोधन जो किया था वो किया था गीगर पॉल ने। गीगर और पॉल दो विद्वान हुए थे, उन्होंने ये किया था, और ये किया था गीगर व पॉल ने। ठीक है। तो सबसे पहले जो वर्गीकरण दिया था 1900 में दिया, आधार इनका वनस्पति था। फिर इसमें संशोधन हुए, कोपेन महोदय ने संशोधन किए 1918 में, 31 में और 33 में। तो जब कोपेन का अंतिम वर्गीकरण था, अंतिम वर्गीकरण में संशोधन जो था वो था 1933 में, और 1933 में इन्होंने लास्ट वर्गीकरण में इनकी जो वर्गीकरण का आधार था वो था तापमान, वर्षा और वनस्पति, क्योंकि वनस्पति इन्होंने पहले ही मान लिया था। फिर था तापमान व वर्षा। ठीक है। अब आगे देखेंगे, जो केंडाल ने वनस्पति को बांटा था, यानी कि वनस्पति के आधार पर पृथ्वी को 5 जलवायु खंडों में बांटा था, 5 प्रकार की वनस्पति बताई थी विषुवत रेखा से ध्रुवों तक। ठीक है। और उस वर्गीकरण, वनस्पति के वर्गीकरण के आधार पर ही कोपेन महोदय ने उस क्षेत्र को जलवायु वर्गीकरण का नाम दिया था। तो देखते हैं आगे, लिख देता हूं। कोपेन ने पृथ्वी पर 5 प्रकार के वनस्पति क्षेत्र बताए, और उसके आधार पर ही जलवायु का वर्गीकरण किया। ठीक है। तो 5 प्रकार के वनस्पति क्षेत्र कौन कौन से हैं, और उस वनस्पति क्षेत्रों के आधार पर उस जलवायु क्षेत्र को उन्होंने कैसे कैसे नाम दिया। तो वो 5 क्षेत्र देखते हैं। ठीक है। और ये है आपका 0 डिग्री अक्षांश। इसमें इन्होंने बांटा था इस प्रकार से, ए, बी, सी, डी और ई, दोनों तरफ है। ये जो इन्होंने क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ संकेत अक्षर काम में लिए थे। वो कैसे कैसे लिए थे, देखो 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर की ओर जाएंगे तो भी इस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, और 0 डिग्री अक्षांश से नीचे आएंगे तो भी इस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। अब देखो वनस्पति में इधर की साइड में लिख रहा हूं, जो वनस्पति है, यदि ए प्रकार की जलवायु है उसमें वनस्पति पाई जाएगी मेगाथर्मल, उसके ऊपर बी प्रकार की जलवायु है उसमें पाई जाएगी जीरोफाइट्स,
ठीक है। उसके ऊपर जो सी जलवायु है उसमें आपको पाई जाएगी मेसोफाइट या मेसोथर्मल कह सकते हैं, मेसोथर्मल। उसके ऊपर माइक्रोथर्मल और उसके ऊपर है हेकिस्टोथर्मल। देखो इस प्रकार से जो वनस्पति बांटी थी ये सबसे पहले केंडाल महोदय ने बांटी थी इस प्रकार से कि जो ए प्रकार की जलवायु है इसमें मेगा थर्मल वनस्पति पाई। वनस्पति के प्रकार हैं मेगा थर्मल, जीरोफाइट्स, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल और हेकिस्टोथर्मल। ठीक है। अब इनके आधार इसको ही आधार माना था किसने? कोपेन महोदय ने। और कोपेन महोदय ने इस वनस्पति के आधार पर ही इनको जलवायु क्षेत्र में बांटा था। तो जलवायु क्षेत्र इन्होंने कौन कौन से बांटे थे? देखो जहां पर ए प्रकार की जलवायु है वहां पे है उष्ण आर्द्र जलवायु, उष्ण आर्द्र जलवायु। ये संकेताक्षर थे इसके ABCDE, यानी कि जब ये कोई कोड लिखेगा, यानी कि जलवायु वर्गीकरण में इन्होंने कोड दिए थे, यानी ये कोड इस प्रकार की जलवायु का है, तो उसके आधार पे आप विशेषताओं का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कहीं पे यदि ए प्रकार का कोड लिखा मिले कोपेन के अनुसार तो उस प्रकार की उस स्थान पर जलवायु हुई कैसी? उस स्थान पर जलवायु होगी उष्ण आर्द्र जलवायु। ठीक है। और यदि कहीं पे बी लिखा हुआ मिले तो वहां पे आपको मिलेगी शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु। तो बी जो कोड इसने काम में लिया था वो लिया था शुष्क जलवायु के। और सी यदि कोड की बात करें तो वो था उपोष्ण, उपोष्ण। सी जलवायु में उपोष्ण क्षेत्र या इसको कोष्ठ जलवायु भी कहते हैं। ठीक है। और जहां पे यदि आपको डी लिखा हुआ मिले वहां पे शीताद्र जलवायु, और यदि कहीं पे आपको ई लिखा हुआ मिले तो वहां पे आपको शीत या ध्रुवीय जलवायु मिलेगी, शीत या ध्रुवीय। ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने कुछ अंग्रेजी वर्णमाला के कोडों को काम में लेते हुए विश्व का जलवायु वर्गीकरण दिया था। ये इसके बड़ा वर्गीकरण, यानी कि पहले बड़े क्षेत्रों में बांटा था। ये क्षेत्र नीचे भी मिलेंगे, ये विषुवत रेखा से ऊपर की बात कर रहे हैं अपन, तो ये इसी प्रकार से वनस्पति और इसी प्रकार से जलवायु क्षेत्र आपको विषुवत रेखा के नीचे भी देखने को मिलेंगे। तो यदि ए क्षेत्र आपको ए क्षेत्र की बात करेंगे तो वहां पे मेगा थर्मल तो वनस्पति मिलेगी और उष्ण आर्द्र जलवायु मिलेगी। ठीक है। ऐसे यदि बी क्षेत्र की बात करेंगे तो जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स यानी कि मरोद्भिद तो वनस्पति मिलेगी और शुष्क वहां पे जलवायु मिलेगी। सी में उपोष्ण या कोष्ठ जलवायु मिलेगी और मेसोथर्मल प्रकार की वनस्पति मिलेगी। डी में शीताद्र जलवायु और माइक्रोथर्मल वनस्पति, और ई में शीत या ध्रुवीय जलवायु और हेकिस्टोथर्मल प्रकार की वनस्पति आपको मिलेगी। तो ये 5 इसके बड़े क्षेत्र थे। फिर इन क्षेत्रों के आधार पर भी इसने कुछ कोड काम में लिए, उन कोडों के आधार पर फिर वर्गीकरण किया था। तो पहले एक बार वो जो बाकी कोड हैं वो देख लेते हैं, फिर वो वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है। तो ये प्रमुख कोड तो ये है ABCD और E। प्रमुख पहले ऐसे लिख देते हैं, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को संकेताक्षरों के रूप में काम में लिया।
कुछ संकेताक्षर निम्न है। कुछ संकेताक्षर निम्न है। देखो कुछ संकेताक्षर तो आपको पहले बता दिए हैं, ये ए बी सी डी और ई, ये संकेताक्षर ही हैं किस प्रकार की जलवायु है, किस प्रकार की वनस्पति है। कोपेन के आधार पर यदि ए बी सी डी ई यदि आपको कहीं लिखा हुआ मिलता है तो वहाँ पे इस प्रकार की जलवायु होगी। फिर इसमें भी कुछ वर्गीकरण किए थे, उनके लिए कुछ और कोड काम में लिए, वो कोड मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा है एफ, इसमें एफ यानी कि बड़ा एफ, यदि आपको कहीं पे बड़ा एफ लिखा हुआ मिलता है तो उसका मतलब है सतत हिमाच्छादित क्षेत्र, यानी वर्षभर हिमाच्छादित क्षेत्र, वर्ष भर यानी कि बड़े एफ का मतलब है इसके कोड में कि वर्षभर हिमाच्छादित, यहां वर्षभर बर्फ जमी रहेगी। ठीक है, अगला है टी। टी का मतलब है टुंड्रा जलवायु। यदि आपको टी लिखा हुआ मिलता है कोपेन के वर्गीकरण में, उसका मतलब है वहां पे टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उसके बाद अगला है एस, बड़ा एस है तो वहां पे अर्धशुष्क जलवायु, अर्धशुष्क या इसको अपन स्टेपी बोल सकते हैं, स्टेपी जलवायु। ठीक है, यदि आपको बड़ा डब्लू कहीं लिखा मिलता है तो बड़े डब्लू का मतलब है शुष्क जलवायु। ठीक है, और कहीं पर आपको एच लिखा हुआ मिलता है तो उसका मतलब है ऊंचाई। ठीक है, ये है। फिर इसके साथ साथ कुछ और संकेताक्षर लिए थे, वो छोटे अक्षरों के रूप में हैं, जैसे कि एफ है, एफ यानी कि कहीं पर आपको छोटा एफ लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब है, देखो बड़े एफ का तो मतलब था वर्षभर हिमाच्छादित क्षेत्र, छोटा एफ यदि आपको मिलता है तो उसका मतलब है यहाँ पे वर्षभर वर्षा। ठीक है, इसके बाद यदि बात करें तो यदि आपको छोटा एस कहीं मिलता है उसका मतलब है शीतकाल में वर्षा और ग्रीष्मकाल शुष्क। और यदि कहीं पर आपको डब्लू लिखा हुआ मिलता है, छोटा डब्लू, स्मॉल है, ठीक है, ये स्मॉल है, ये कैपिटल थे, इधर जो लिख रहा हूं वो स्मॉल है, स्मॉल लेटर। डब्लू का मतलब है ग्रीष्मकाल में वर्षा और शीतकाल शुष्क। और यदि कहीं पर आपको एम लिखा हुआ मिलता है, छोटा एम यानी कि स्मॉल एम, इसका मतलब है मानसूनी जलवायु। और यदि कहीं पर आपको एच लिखा हुआ मिलता है, स्मॉल एच, या इसका मतलब है औसत वार्षिक तापमान। अठारह डिग्री से अधिक।
18 डिग्री से अधिक होगा यदि एच आपको लिखा हुआ मिले। यदि कहीं पर आपको स्मॉल के लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब है औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री से कम। ठीक है, तो ये प्रमुख संकेताक्षर जो है कोपेन ने काम में लिए थे। 5 तो वो हैं ABCD और E, और कुछ ये हैं। F का मतलब वर्षभर हिमाच्छादित क्षेत्र, T का मतलब टुंड्रा जलवायु, S का मतलब अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु, W का मतलब है शुष्क जलवायु, H का मतलब है ऊंचाई। और स्मॉल लेटरों में यदि बात करें तो छोटा f यानी कि स्मॉल लेटर बोल दिया है, उसके आगे f है तो वर्षभर वर्षा होती है उस क्षेत्र में, s है तो शीतकाल में वर्षा होती है और ग्रीष्मकाल वो शुष्क रहता है। w की यदि बात करें तो ग्रीष्मकाल में वर्षा और शीतकाल शुष्क। m की यदि बात करें तो मानसूनी जलवायु। h की यदि बात करें तो औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा उस क्षेत्र में जहाँ पे h आपको मिलेगा, और यदि k मिलेगा तो 18 डिग्री से कम तापमान औसत वहाँ पे होगा। तो ये कुछ संकेताक्षर काम में लिए। इन संकेताक्षरों के आधार पर कोपेन ने तापमान, वर्षा और वनस्पति के आधार पर अपना वर्गीकरण दिया है, वो आगे अपन देखते हैं। कोपेन का वर्गीकरण, कोपेन का वर्गीकरण। अब देखो, जो स्मॉल लेटर थे और कुछ कैपिटल लेटर थे, तो कैपिटल लेटरों के साथ स्मॉल लेटर जोड़ के इन्होंने जलवायु के प्रकार और बांटे हैं। तो पहले देखते हैं ए प्रकार की जलवायु में इन्होंने किस किस प्रकार से बांटा है, बी प्रकार की जलवायु में किस किस प्रकार से बांटा है, सी, डी और ई में इन्होंने कैसे कैसे बांटा है। तो पहला लेते हैं ए। ए का मतलब है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। ए का मतलब है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। और इस ए में इसने बांटा है, पहला है देखो ए के साथ छोटा एफ, ए के साथ छोटा एफ। दूसरा है ए के साथ डब्लू। तीसरा है ए के साथ एस, स्मॉल एस। और चौथा है ए के साथ एन। अब देखो, ए का मतलब है उष्ण कटिबंधीय जलवायु और एफ का मतलब है जो भी संकेताक्षर आपको बताए थे। जैसे ए एफ को यदि बात करेंगे तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा क्षेत्र, यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जिसमें वर्षभर वर्षा होती है उसको अपन कहेंगे ए एफ जलवायु। ए डब्ल्यू की यदि बात करें तो ए का मतलब है उष्ण कटिबंधीय जलवायु और डब्ल्यू का मतलब है वहां पर ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है और शीतकाल कैसा रहता है, शुष्क। ए का मतलब है उष्ण कटिबंधीय जलवायु और एस का मतलब है वहां पे शीतकाल में वर्षा होती है। और ए का मतलब है उष्ण कटिबंधीय जलवायु और एम का मतलब है मानसूनी जलवायु। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की मानसूनी जलवायु को अपन कहेंगे एम, और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के ऐसे क्षेत्र जहां पर शीतकाल में वर्षा होती है उसे कहेंगे एस, और जहां पे ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है उसे कहेंगे ए डब्ल्यू, और जहां पर वर्ष भर वर्षा होती है उसे कहेंगे ए एफ। ठीक है, देखो इसको कहेंगे भूमध्य रेखीय जलवायु। एफ को कहेंगे भूमध्य रेखीय जलवायु। और जैसा कि आपको पता है भूमध्य रेखा पर वर्ष भर तापमान अधिक पड़ता है और सम्मेनिक धाराएं अधिक चलती हैं वर्ष भर, और सम्मेनिक धाराओं की वजह से वहां पे वर्ष भर वर्षा भी होती है। विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय जलवायु वाले क्षेत्रों में जैसे कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन जो है वहां पे वर्ष भर वर्षा होती है। एडब्ल्यू की यदि बात करें तो उसको कहेंगे उष्ण या जैसे सवाना या सूडान तुल्य जलवायु। ये जलवायु मेन रूप से सवाना वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ही हैं जहां पे ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है। ठीक है, एएस की यदि बात करें तो ये है कोरोमंडल तटीय मानसूनी जलवायु।
कोरोमंडल तटीय मानसूनी जलवायु। जैसा कि आपको पता है जो भारत का दक्षिणी वाला क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिम, जिस पे मानसून सबसे पहले आता है, उसको यदि कोपेन के आधार पे हमने बांटा है तो उसको कहते हैं अपन एएस जलवायु। और उसी के आधार पर उस तट का नाम है कोरोमंडल, और उसी तट के आधार पर इस जलवायु का नाम है कोरोमंडल तट तुल्य जलवायु या मानसूनी जलवायु। दूसरा है, अगला है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु तो ए यानी कि उष्णकटिबंधीय जलवायु को भी कोपेन ने 4 भागों में बांटा है, एएफ, एडब्ल्यू, एएस और एएम। इनकी विशेषता मैंने आपको बता दी है। इनके नाम है भूमध्यरेखीय जलवायु, सवाना या सूडान तुल्य जलवायु, कोरोमंडल तटीय मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। इसके बाद है बी, ये ए का वर्गीकरण है, अब है बी। और बी का मतलब है मरुस्थलीय जलवायु। यानी कि जब अपन ए जलवायु से ऊपर की ओर चलते हैं, ए जलवायु से ऊपर की ओर चलते हैं तो बी प्रकार की जलवायु मिलती है। और बी प्रकार की जलवायु का मतलब है बी मरुस्थलीय जलवायु। और मरुस्थलीय जलवायु का मतलब है वहां पे वर्षा से ज्यादा बाष्पोत्सर्जन होता है, यानी कि वर्षा की मात्रा जितनी वहां पे जल की मात्रा प्राप्त होती है वर्षा के रूप में, उससे ज्यादा तो वहां पे बाष्पोत्सर्जन हो जाता है, क्योंकि वहां पे तापमान अधिक पाया जाता है। और इसी कारण बी प्रकार की जलवायु को अपन मरुस्थलीय जलवायु कहते हैं, क्योंकि वहां पे मरुस्थल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बी प्रकार की जलवायु है, इसको अपन 2 प्रकार से बांटते हैं इसको भी, जैसे बीएस और बीडब्ल्यू। बीएस और बीडब्ल्यू ये अर्धशुष्क है और ये शुष्क है। अर्धशुष्क, देखो बी और एस, यदि बड़ा एस है और डब्ल्यू बड़ा है, बी एस मिल जाए तो वहां पे अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है, और बी डब्ल्यू आपको मिल जाए तो वहां पे शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। मरुस्थलीय जलवायु की बात कर रहे हैं, बी एस का मतलब अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु, बी डब्ल्यू का मतलब शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। अब इनको भी अपन ने 2 प्रकार से बांटा है, कोपेन महोदय ने, बी एस और बी डब्ल्यू को भी। बी एस एच और बी एस के। इसको भी बी डब्ल्यू एच, बी डब्ल्यू एच, सॉरी स्मॉल एच, और बी डब्ल्यू के। मरुस्थलीय जलवायु को अपन ने 2 भागों में बांटा था, बी एस यानी कि अर्धशुष्क जलवायु, बी डब्ल्यू यानी कि शुष्क मरुस्थलीय जलवायु और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु। अब देखो अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु को भी बी एस एच और बी एस के रूप में बांटा है। बी एस एच का मतलब है उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु, उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु, और बी एस के का मतलब है शीतोष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु। ऐसे ही बी डब्ल्यू एच का मतलब है उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु,
और BWK का मतलब है शीतोष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु, सॉरी शुष्क जलवायु। इस प्रकार से बी मरुस्थलीय जलवायु का, बी यानी कि मरुस्थलीय जलवायु का वर्गीकरण है। पहले इसने BS यानी कि मरुस्थलीय जलवायु को भी दो भागों में बांटा, अर्ध शुष्क जलवायु और शुष्क जलवायु। अर्ध शुष्क को इन्होंने कहा था BS और शुष्क को इन्होंने कहा था BW। अब इनको भी दो आधार पे बांटा है, BSH और BSK, BWH और BWK। जो BSH जलवायु है उसको उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु माना, और जो BSK जलवायु है इसको शीतोष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु, यानी कि मरुस्थल मिलते हैं। BSH का मतलब है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है और BSK का मतलब है शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क मरुस्थल जो हैं, उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क मरुस्थल BSH के जलवायु के अंदर आते हैं, और शीतोष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क मरुस्थल जो हैं वो BS के जलवायु के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही BW की बात करें तो BWH यानी कि उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थल, उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थल को इन्होंने कहा था BWH। और BWK की यदि बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थल, शीतोष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थल कहलाएंगे BWK। देखो H और K का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अर्धशुष्क और अर्धशुष्क, और इसके साथ यदि H लगाया है तो वो क्षेत्र तो है शुष्क उष्ण जलवायु में, यानी कि विषुवत रेखा के नजदीक, और जैसे विषुवत रेखा के थोड़ा ऊपर जाएंगे यानी कि शीतोष्ण जलवायु में जाएंगे, उसका मतलब है K। तो अर्धशुष्क जलवायु जो विषुवत रेखा के पास है उसको BSH कहेंगे, और अर्धशुष्क जलवायु जो शीतोष्ण कटिबंध में है उसे BSK कहेंगे। दोनों का यही मतलब है। तो बी प्रकार की जलवायु को दो तरीके से बांटा, BS और BW जलवायु। ठीक है, ये होगी आपकी बी जलवायु, ए जलवायु और बी जलवायु। अब है तीसरी सी जलवायु, और सी का मतलब है शीतोष्ण जलवायु। सी यानी कि शीतोष्ण जलवायु। जहां पे मेसो जलवायु पाई जाती है, मेसोथर्मल, ठीक है, मेगाथर्मल, जीरोफाइटिक, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल और हेक्सटोथर्मल। तो शीतोष्ण जो जलवायु है इसमें किस प्रकार की, मेसो प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब इसको भी अपन ने तीन प्रकार से बांटा है। पहला है CF, दूसरा है CS, तीसरा है CW। यानी कि F, S और W का मतलब आपको पता ही है। F का मतलब तो है जो छोटा f की बात कर रहे हैं, C यानी कि शीतोष्ण जलवायु, और F का मतलब है जहां पर बरसभर वर्षा होती है। शीतोष्ण जलवायु को ऐसा क्षेत्र जहां पर बरसभर वर्षा होती है उसको अपन कहेंगे CF जलवायु। ठीक है, C यानी कि शीतोष्ण जलवायु, और S का मतलब है जहां पर शीतकाल में वर्षा होती है। तो शीतोष्ण जलवायु का ऐसा क्षेत्र जहां पे शीतकाल में वर्षा होती है उसे कहेंगे अपन CS जलवायु, और CW शीतोष्ण जलवायु का ऐसा क्षेत्र जहां पे ग्रीष्म काल में वर्षा होती है उसे कहेंगे अपन CW जलवायु। ठीक है, इनके नाम हैं, इसको तो कहेंगे CF को पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु CF, यानी कि जहां पे बरसभर वर्षा होती है शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में। दूसरा है CS, इसको कहेंगे अपन भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु जहां पे शीतकाल में वर्षा होती है। और CW का मतलब है चीन तुल्य जलवायु,
जहाँ पे शीतकाल शुष्क रहता है और ग्रीष्मकाल में क्या होती है, वर्षा होती है। तो सी को भी अपन ने 3 भागों में बांटा था कोपेन महोदय ने, CF, CS और CW। ठीक है, इसके बाद है डी सॉरी, यहीं पे ले लेते हैं डी। और डी का मतलब है शीत शीतोष्ण जलवायु। शीत शीतोष्ण जलवायु। इसको भी अपन ने 2 पार्टों में बांटा है, DF और DW। DF और DW। देखो, डी का मतलब है शीत शीतोष्ण जलवायु और एफ का मतलब है वर्षभर वर्षा। और शीत शीतोष्ण जलवायु में क्या होता है, वर्षभर हिमवर्षा होती है। ठीक है, तो वर्षभर हिमवर्षा वाला क्षेत्र कहलाता है DF जलवायु। और DW का मतलब है यहाँ पे शीतकाल शुष्क और ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है, तो DW में ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है शीत शीतोष्ण जलवायु में। तो DF को तो कहते हैं शीतकाल में हिमवर्षा व ग्रीष्मकाल में वर्षा। यानी कि वर्षा तो वर्षभर होती है, लेकिन शीतकाल में हिम के रूप में होती है और ग्रीष्मकाल में वर्षा के रूप में या जल वर्षा के रूप में होती है। और DW की यदि बात करें तो शीतकाल शुष्क, शीतकाल तो क्या रहता है, शुष्क, और ग्रीष्मकाल में क्या होती है, वर्षा। ठीक है, इस प्रकार से डी यानी कि शीत शीतोष्ण जलवायु को भी अपन ने यानी कोपेन महोदय ने 2 भागों में बांटा था, DW जलवायु और DF जलवायु और DW जलवायु। इसके बाद है तीसरा यानी अगला A, B, C और D हो गया ई प्रकार की जलवायु। ई जलवायु, ई जलवायु को अपन कहेंगे ध्रुवीय जलवायु। यानी कि जो ध्रुवीय क्षेत्र वाली जलवायु को इन्होंने ई कहा था। ई में हेक्स्टोथर्मल प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और ध्रुवीय जलवायु वहां पे पाई जाती है। वनस्पति हेक्स्टोथर्मल और जलवायु ध्रुवीय जलवायु। ठीक है, इसको भी इन्होंने 2 भागों में बांटा था, ET और EF। ET और EF। देखो ये कैपिटल हैं दोनों, टी भी कैपिटल है और इसमें एफ भी कैपिटल है। टी का मतलब है जहां पे ई और टी है, तो ये है टुंड्रा प्रकार की जलवायु, ध्रुवीय टुंड्रा जलवायु। टुंड्रा जलवायु जहां पे ईटी आपको लिखा मिलेगा वो होगी टुंड्रा जलवायु। और यदि ईएफ है, और ईएफ का मतलब है सतत हिमाच्छादित जलवायु। सतत हिमाच्छादित जलवायु से मतलब है यहाँ पे वर्षभर बर्फ जमी रहती है। इस प्रकार से कोपेन महोदय ने अपने 5 प्रकार के जलवायु वर्गीकरण को भी और अलग अलग पार्टों में बांटा है, जैसे कि ए को ए यानी कि उष्णकटिबंधीय जलवायु, इसको AF, AW, AS और AM में बांटा है। भूमध्य रेखीय, सवाना या सूडान, कोरोमंडल तटीय और उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ए का वर्गीकरण हमने 4 प्रकार से किया है कोपेन महोदय ने। बी की यदि बात करें तो बी को 2 भागों में बांटा, पहले मरुस्थलीय जलवायु यानी कि BS और BW, इसको भी 2 भागों में बांटा, BSH, BSK, BWH और BWK। उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क मरुस्थल या शीतोष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु, उष्णकटिबंधीय शुष्क और शीतोष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु। यानी H का मतलब है विषुवत रेखा के पास वाला क्षेत्र और K का मतलब है शीतोष्णकटिबंध वाला क्षेत्र जिसमें शुष्क जलवायु पाई जाती है दोनों तरफ। इसके बाद था सी जलवायु, सी यानी कि शीतोष्ण जलवायु, इसको भी 3 भागों में बांटा, CF, CS और CW। CF का मतलब है पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, CS भूमध्य रेखीय जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु और CW है चीन तुल्य जलवायु। इसके बाद डी को शीत शीतोष्ण जलवायु कहते हैं
और इन्होंने इसको दो भागों में बांटा है, DF और DW। DF का मतलब है शीतकाल में हिमवर्षा यानी कि ग्रीष्मकाल में वर्षा, वर्ष भर वर्षा होती है ऐसे क्षेत्र में जिसमें शीतकाल में तो हिम के रूप में और ग्रीष्मकाल में वर्षा के रूप में। DW की यदि बात करें तो शीतकाल शुष्क और ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है। और ई जलवायु यानी कि ध्रुवीय जलवायु, ET और EF, इसको भी दो भागों में बांटा है। ET का मतलब तो है टुंड्रा जलवायु और EF का मतलब है सतत हिमाच्छादित जलवायु। इस प्रकार से कोपेन महोदय ने अपना वर्गीकरण दिया था। आधार इसका तापमान, वर्षा और वनस्पति था। और 1933 में इन्होंने अपना लास्ट संशोधन किया। उसके बाद गीगर पॉल ने 1953 में इनका वर्गीकरण में संशोधन किया था। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे कोपेन के विश्व जलवायु का वर्गीकरण। इस आधार पे ही विश्व को किस किस वर्गीकरण या किस किस प्रकार के जलवायु क्षेत्रों में बांटा है, कौन से क्षेत्र को किस प्रकार की जलवायु में बांटा है, उस क्षेत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। और उसके बाद थार्नथ्वेट का वर्गीकरण भी देखेंगे, थार्नथ्वेट ने भी किस किस आधार पर अपना वर्गीकरण किया है। ठीक है, तो यदि वीडियोज आपको यूजफुल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।